नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम रवि वर्मा। अपन पढ़ रहे थे पिछली वीडियो में अपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने जाना था कि रक्त का हमारे शरीर में बहना ही रक्त परिसंचरण कहलाता है। और यह बहता क्यों है? क्योंकि रक्त के द्वारा हम जानते हैं कि हमारे जितने भी आवश्यक पोषक तत्व हो गए, ऑक्सीजन व हमारा भोजन, पोषक तत्व, यह सब रक्त के बहने के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में पहुंच रहे थे। लेकिन फिर हमने जाना कि रक्त परिसंचरण तंत्र मुख्यतः 3 अंगों से मिलकर बना है, जो है एक तो हमारे पास मुख्य आया था इसमें ब्लड मतलब रक्त, और दूसरा ब्लड वेसल्स मतलब रक्तवाहिकाएं जो मुख्यतः रक्त का रक्त को ले जाने लाने का काम करती है। जिस प्रकार से नलची होती है उस प्रकार से यह भी अपने अंदर रक्त को लाने ले जाने में काम आती है पूरे शरीर में। और तीसरा मुख्य ऑर्गन आया था हार्ट मतलब हृदय, एक प्रकार से पंपिंग ऑर्गन है। प्रेशर के द्वारा, दाब के द्वारा हमारे पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाने का कार्य करता है। रक्त के प्रत्येक हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक रक्त पहुंचाने का कार्य हार्ट के द्वारा ही होता है। यह लगातार कॉन्ट्रैक्ट व रिलैक्स होता रहता है, संकुचन व इसमें शीतलन होते रहते हैं, जिसके द्वारा यह दाब प्रेशर बनाता है और उसके द्वारा हमारे पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण करता है। तो हमने ब्लड के बारे में पिछली वीडियो में पूरा पढ़ लिया था। रक्त में हमने जाना कि इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी व प्लेटलेट्स होते हैं। इन सब के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। प्लाज्मा भी इसमें ही होता है। तो हमारा ब्लड वाला पोर्शन तो पूरा हो गया था लगभग। अगर आपने नहीं देखी हो वो वीडियो, तो वह वीडियो हमारे इस चैनल पर है, देख लेना। फिर आज का अपना मुख्य टॉपिक आता है ब्लड वेसल्स। तो देखते हैं। तो अब आता है हमारे पास ब्लड वेसल्स, रक्तवाहिकाएं मतलब हम जानते हैं कि हमारे पूरे शरीर में कुछ इस प्रकार से नसें उपस्थित होती है, जिनको हम नसें बोलते हैं, जिनके अंदर रक्त लगातार बहता रहता है, वापस आता रहता है हृदय के पास। तो ये तो हो गए रक्त वेसल्स मतलब रक्तवाहिका ब्लड वेसल्स। और हम देखते हैं कि जो भी इनके अंदर ये खाली वाले स्थान को लूमन नाम दिया जाता है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनका नाम क्या, अंदर वाले खाली जो भाग रहता है उसको बोलते हैं लूमन, LUMEN। तो ये बात भी याद रखना। और एक और इम्पोर्टेंट बात आती है हमारे रक्त परिसंचरण में कि हमारा रक्त ब्लड वेसल्स के द्वारा बहता है। तो इस वजह से हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहलाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र क्यों? क्योंकि हमारा रक्त पूरे बॉडी में तो घूम रहा है, लेकिन नसों के माध्यम से घूम रहा है, ब्लड वेसल्स के माध्यम से घूम रहा है। कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं, जैसे बरसात में झींगा देखा होगा। झींगा में क्या होता है कि उनमें कोई ब्लड वेसल्स रक्तवाहिकाएं नहीं उपस्थित होती है, उनमें केवल रक्त पूरे शरीर में घूमता रहता है। वैसे ही तो एक उन वाले झींगे के परिसंचरण तंत्र को ओपन बोलते हैं, मतलब खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र बरसात के पानी में बहुत पाया जाता है। और वैसे ही हम एक और चीज़ देखते हैं, ये तो होगा एक प्रकार तो होगा क्लोज बंद परिसंचरण तंत्र, और दूसरा खुला परिसंचरण तंत्र। इसका एग्जाम्पल आ गया हमारे पास झींगा। और उसमें क्या होता है कि उसमें बोन हड्डियाँ
पाई तो जाती है लेकिन वह शरीर के बाहर पाई जाती है, क्योंकि रक्त पूरे शरीर में अपने आप बह रहा है। तो अगर मान लो हड्डियां अंदर होगी उनके शरीर के, तो वह उसमें दिक्कत आएगी रक्त को बहने में, क्योंकि पूरा शरीर कुछ इस प्रकार से रहता है उनका, और ऊपर वो गोल गोल सा निकला रहता है। अगर वो शरीर के अंदर होगा तो रक्त को बहने में दिक्कत आएगी, और रक्त हम जानते हैं कि पूरे शरीर में समान रहता है। अगर मान लो वो अंदर होगी और बिना ब्लड वेसल्स के बह रहा है, तो एक तरफ रक्त ज़्यादा हो जाएगा और दूसरी तरफ रक्त कम रहेगा। इस वजह से इनमें बोन्स, हड्डियाँ बाहर पाई जाती हैं। एक और हम देखते हैं कि मछली, फिश में तो दोनों प्रकार के रक्त परिसंचरण पाए जाते हैं मछली के अंदर। मछली पूरे शरीर में उनके कोई ब्लड वेसल्स उपस्थित नहीं होती है, तो उनमें पूरे शरीर में कौन सा होगा? खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र। लेकिन हम उनके पंखों में देखते हैं कि मछली के पंखों में अपन को क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, नसें उपस्थित होती है। मतलब उनके जो पंख होते हैं जिनकी सहायता से वह तैरते हैं, उनमें बंद परिसंचरण तंत्र होता है। बंद परिसंचरण तंत्र। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। मनुष्य में कौन सा होता है? क्लोज, क्योंकि उसमें नसें उपस्थित होती हैं, ब्लड वेसल्स उपस्थित होती हैं, रक्त वाहिकाएं उपस्थित होती हैं, इस वजह से यह होता है। तो इतना तो आपके समझ में आ गया। तो अब हमारे पास मुख्यतः ब्लड वेसल्स दो प्रकार की आती है। ये हमारे पास आर्टरी और दूसरी आती है, इसको बोलते हैं हिंदी में धमनी। धमनी आपने नाम भी सुन रखा होगा, धमनी। और दूसरी आती है वेन, शिरा। वेन, शिरा। तो इनको देख लेते हैं स्लाइड के माध्यम से। ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं मुख्यतः हमारे पास दो प्रकार की आती है। एक तो है धमनी, आर्टरी अंग्रेजी में बोलेंगे, और दूसरी शिरा, वेन। तो देखते हैं इनमें रक्त, इसमें धमनी में हृदय से शरीर तक रक्त पहुंचाने का कार्य करती है। जैसे ये हो गया हमारे पास हृदय, कुछ इस आकार का। वैसे तो हृदय का यह आकार नहीं होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए, जैसे लंग्स के द्वारा हृदय के पास ऑक्सीजन युक्त ब्लड आ गया, रक्त आ गया। मतलब रक्त में ऑक्सीजन कहाँ पर मिलती है? फेफड़ों, लंग्स में मिलती है। तो जैसे ही ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय के पास में आया, तो यह हमारे शरीर की प्रत्येक अंग तक और अंग से भी कोशिका तक रक्त का पहुँचाने का कार्य करती है धमनी। यहाँ से हमारे पूरे शरीर में चल जाएगा, शरीर से भी कोशिका में, क्योंकि हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और वह रक्त के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में जाती है। तो इनका दाब भी ज़्यादा होता है, 120 mmHg तक होता है, क्योंकि हम जानते हृदय दाब को बनाने का, दाब निर्माण का कार्य करता है। पंप होता रहता है, ये इसमें कॉन्ट्रैक्शन व रिलैक्सेशन, संकुचन व शिथिलन होते रहते हैं। इस वजह से इनमें दाब की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि हृदय एक बहुत छोटा सा अंग है और पूरे शरीर में रक्त पहुंचाने में इसको बहुत सारा दाब की आवश्यकता होती है। इस वजह से हम ये इसमें शिरा से ज़्यादा दाब की आवश्यकता होती है, जो 120 mmHg तक होती है। और यह हमारे शरीर में गहराई में उपस्थित होती है। गहराई में मतलब डेप्थ, शरीर के अंदर गहराई में उपस्थित होती है। इनको हम आंखों से भी नहीं देख सकते, और यह आकार में मोटी होती है क्योंकि इनमें प्रेशर ज़्यादा होता है। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो ताकि यह फटे नहीं, क्योंकि अगर फट जाएगी तो हमारे पूरे शरीर में ब्लड इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी। तो इस वजह से यह मोटी होती है, वह इनकी गुहा सक्रिय होती है। और इनमें
शुद्ध धमनी के अंदर शुद्ध रक्त बहने का कार्य करता है। मैंने बता भी दिया कि हृदय तक, कोशिका तक रक्त पहुंचा रही है, तो इसमें ऑक्सीजन युक्त है, तो यह शुद्ध रक्त बोल देते हैं इसको हम, मतलब इसमें ऑक्सीजन है तो शुद्ध रक्त पहुंचाने का कार्य करती है। इसमें हमारे पास एक फुसफुस धमनी अपवाद आती है, पुल्मोनरी आर्टरी अपवाद आती है, और उसी प्रकार इनका रंग लाल होता है क्योंकि ऑक्सीजन युक्त रक्त का रंग लाल होता है, और इनमें कपाट अनुपस्थित होते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हृदय दाब के द्वारा हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक, प्रत्येक अंग तक रक्त पहुंचाने का कार्य, क्योंकि इनके पास तो पहले से वो है प्रेशर, दाब है, तो उस वजह से यह रक्त को हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देती। जबकि कपाट हम जानते हैं कि बैक, मतलब रक्त को वापस पीछे धकेल, मतलब पीछे रक्त फ्लो होगा तो उसमें रोकने का कार्य करते हैं, लेकिन हमारे पास दाब है तो वह रक्त पीछे फ्लो नहीं होगा, तो कपाट इनमें अनुपस्थित होती है, और यह हमारे पूरे रक्त का 16% रक्त का परिवहन का कार्य करता है। और हम जानते हैं कि सबसे बड़ी धमनी एओर्टा महाधमनी को बोलते हैं। तो ये थी हमारे पास धमनी आर्टरी की बात। अब देखते हैं शिरा वेन। शिरा वेन इस धमनी की जस्ट उल्टी अपोजिट हो जाएंगी, तो यह शरीर से हृदय तक रक्त को पहुंचाने का कार्य करेगी। तो इनमें अपन जानेंगे, हम जानते हैं कि हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन तो पहुंच गए रक्त के द्वारा, लेकिन कोशिका को यह ऑक्सीजन दे देगी, फिर वापस इसको क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड को वापस यहाँ से लेकर हृदय तक पहुँचाने का कार्य किसके द्वारा होगा, शिरा वेन के द्वारा, और इसमें दाब कम होता है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में प्रत्येक कोशिका, हृदय बहुत छोटा सा अंग है, तो इस तक रक्त पहुंचाने के लिए बहुत कम दाब की आवश्यकता होगी इसकी धमनी की अपेक्षा। तो इसमें 80 mmHg दाब होता है, और यह हमारे शरीर में त्वचा के नीचे ही उपस्थित होते हैं। हम इनको हमारे शरीर में हमारी आंखों से देख भी सकते हैं, और इनका आकार छोटी होती, लेकिन इनकी गुहा, अंदर की कैविटी चौड़ी होती है, और इनके अंदर अशुद्ध रक्त CO2 युक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। हमने जान भी लिया क्योंकि कोशिका से यह कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आ रही है जो हृदय को दे रही है। और इसमें हमारे पास एक अपवाद आ जाता है फुसफुस शिरा, फुफ्फुसीय शिरा, वेन्स भी बोलते, पुल्मोनरी वेन, और इनका रंग नीला होता है। हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का रंग नीला होता है। हम हमारी शरीर में आंखों से भी देख सकते हैं कि नीले नीले प्रकार की नसें होती है। तो वह क्यों होती है, क्योंकि उनमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, और इनमें कपाट उपस्थित होते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इनका दाब कम होता है, तो इनमें कपाट उपस्थित होते हैं। क्योंकि मान लो इनमें दाब कम है, रक्त बह रहा है, तो हम जानते हैं जैसे हम पानी को फेंकते हैं तो उसमें पानी समतल ज़मीन पर फेंकेंगे तो वह वापस पीछे भी आ सकता है, आगे भी आ सकता है, क्योंकि दाब कम है। अगर दाब के द्वारा भेजेंगे तो वह आगे ही जाएगा। इस वजह से इनमें कपाट, दरवाजे उपस्थित होते हैं ताकि पीछे की तरफ रक्त नहीं आए, वापस शरीर की कोशिका तक रक्त नहीं पहुँचे। और इनमें पूरे रक्त का 64% रक्त परिवहन का कार्य होता है। तो एक और सबसे बड़ी शिरा होती है इंफीरियर वेना केवा, मतलब पश्चिम महाशिरा, यह सबसे बड़ी वेन शिरा होती है। तो ये थी हमारे पास धमनी और शिरा में अंतर, मुख्यतः यही हमारे पास रक्त वाहिकाएँ आती है। एक और देख लेते कैपिलरी रक्त वाहिका में अपने पास एक और रक्त वाहिकाएँ आती है इम्पोर्टेंट, कशिका, हिंदी में बोलते हैं कैपिलरी। तो हमने धमनी व शिरा पढ़ा था, तो यह कैपिलरी कशिका क्या करते हैं, धमनी व शिरा को जोड़ने वाली नलिका है, तो कशिका कहलाती है। मतलब धमनी व शिरा को जोड़ने वाली नलिका कशिका कहलाती है। तो इसको अपन यहाँ पर भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो यह धमनी है, तो धमनी के बीच में क्या उपस्थित होती है, कशिका, और कशिका और शिरा,
तो इन दोनों को जोड़ने का कार्य किसके द्वारा हो रहा है? कशिका के द्वारा हो रहा है। तो इनको जोड़ने वाली रक्त वाहिका नलिका कशिका कहलाती हैं। एक और देख लेते हैं कि शरीर में रक्त का मार्ग, मतलब हमारे पूरे शरीर में रक्त कहाँ से कहाँ होकर जाता है, यह भी समझ लेते हैं। जैसे हृदय से यह पहुँचा, हमारा रक्त पहुँचा महाधमनी एओर्टा के पास, एओर्टा से यह छोटी वाली रक्त वाहिका धमनी आर्टरी के पास में पहुंचा, फिर यहाँ से एक और इससे भी छोटी धमनी जिसको बोलते हैं आर्ट्रियल, आर्ट्रियल छोटी धमनी को बोलते हैं। तो यहाँ से रक्त पहुंचा छोटी धमनी आर्ट्रियल के पास में, धमनी से छोटी धमनी आर्ट्रियल के पास, फिर आर्ट्रियल से कशिका कैपिलरी के पास में, और फिर कैपिलरी से छोटी शिरा वेनलेट्स के पास में रक्त पहुंचा, और फिर वेनलेट से वेन शिरा तक रक्त पहुंचता है, और फिर वापस वेन शिरा से वेना केवा तक रक्त पहुंचता है। इस प्रकार यह वापस हृदय में आ जाता है। तो इस प्रकार लगातार हमारे शरीर में रक्त बहता रहता है, और यह रक्त वाहिकाओं के द्वारा होता है। तो ये थी हमारे पास आज की पूरी रक्त वाहिकाएँ। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आपके लिए एक दो महत्वपूर्ण सूचनाएं, हमारे इसी चैनल पर कक्षा 10वीं की गणित व विज्ञान की कक्षाएं शुरू कर दी गई है। अगर आपके छोटे भाई बहन हो या आपके जान परिचित में हो तो उन दोस्तों को, उन छोटे भाई बहनों तक वह कक्षाएं ज़रूर पहुंचाएं। व साथ ही हमारे इसी चैनल पर आरपीएससी सेकंड ग्रेड व फर्स्ट ग्रेड की गणित की कक्षाएँ भी चल रही हैं टीचर वैकेंसी की, तो वह भी उन छात्रों तक पहुँचाने का कार्य करें। और अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।